Hello everyone, welcome to the daily newspaper analysis for यूपीएससी एग्ज़ाम। आज है 18 तारीख और मेरा नाम है लोकेश चौधरी। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें हम न्यूज़पेपर की एनालिसिस रोज करते हैं, वो चाहे द हिंदू के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस के। तो आज है संडे और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, या फिर एनडीए की जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सीडीएस की, सीएपीएफ की, या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो वो अपने टॉपिक्स यहाँ पे तैयार कर सकता है ग्रुप डिस्कशन के लिए या फिर पॉइंट्स किसी बताने के लिए, ठीक है, जीडी के लिए। उसके बाद एसएससी के कुछ एसएससी में जो करंट अफेयर पूछी जाती है, वन लाइनर होती है, फैक्चुअल बेस्ड पे होती है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की खबरों को शुरू करते हैं। आज की खबर है कि जीएसटी काउंसिल की टैक्स रेट सेम। अभी कल जीएसटी की मीटिंग हुई थी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग हुई थी। तो उसमें उसको हेड करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि निर्मला सीतारमण जी हैं इस टाइम पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो जीएसटी काउंसिल को हेड करती हैं। तो उसमें मीटिंग हुई, हर 6 महीने पे ये होती है, एवरी 6 मंथ्स के गैप पे ये होती है मीटिंग। और इसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं, वो चाहे 5% का हो, 12% का हो, 18% का हो, तो इनमें देखा जाता है कि कौन से सामान को किस में रखना है और कौन से सर्विसेज को किससे हटाना है, किससे निकालना है, ठीक है। तो ये हर 6 महीने पे रिव्यू किया जाता है। खैर, इस बार तो कोई टैक्स रेट में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, पर हाँ कुछ ज़्यादा डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें ये देखा गया कि जो जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, ये इस बार की 48 थी, मतलब कि 48वीं जीएसटी काउंसिल थी और ये जीएसटी आई थी 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है। तो इस बार की मीटिंग में कहा गया, इस बार की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम ऑफेंसेस, मतलब कि यानी कि अगर कोई जीएसटी के मामले में अगर कोई पकड़ा जाता था अभी तक का, यानी कि जो जीएसटी में मान लीजिए कि भरने में देरी कर दिया या कोई फेक इनवॉइस लगा दिया, हाँ इसमें फेक इनवॉइस एक्सक्लूड है। मतलब कि अगर आप फेक इनवॉइस लगाते हैं तो आपको सजा मिलेगी, आपको क्रिमिनल की तरह एक्ट किया जाएगा, आपकी क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ मामलों में छोड़ के जीएसटी के कुछ मामलों में छोड़ के और सारे मामलों में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि आपको क्रिमिनल की तहत एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा और आपको लीगली प्रोसीड किया जाएगा बिना क्रिमिनल की तरह, ठीक है। तो ये सब बातें हुई और ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल था, ऐसे कहा जा रहा था कि जैसे अगर किसी के पास क्रिमिनल एक्ट लगता है, जीएसटी के तहत अगर क्रिमिनल एक्ट लगता है तो वो कोर्ट ही सुनवाई करेगी, वो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई लोअर कोर्ट हो, ठीक है। तो इस सब में क्या होता था कि जीएसटी के जो केसेस होते थे वो इन पे लोड बढ़ जाता था। हमने 2 दिन से बात कर रहे हैं कि जो केस लोड है वो सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट पे कुछ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए, केस लोड को हटाने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाना था। ट्रिब्यूनल यानी कि वो सिर्फ ट्रिब्यूनल, ये ऐसे कोर्ट होते हैं जो सिर्फ रिलेटेड सेक्टर में डील करते हैं, ठीक है। जैसे जीएसटी का ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल अगर बनना था तो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल था, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनना था। तो इस पे बात नहीं हो पाई, इस पे ट्रिब्यूनल को फाइनल नहीं किया जा सका। अगर ये बन जाता है ट्रिब्यूनल, तो जो जीएसटी से रिलेटेड केसेस हैं उनमें सुनवाई जल्दी जल्दी होगी, उनमें हियरिंग जल्दी जल्दी होगी और डिसीजन भी बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इसका काम ही ये रहेगा कि जीएसटी से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड केसेस देखेंगे। तो ये सब बात हुई, पर इस पे चर्चा नहीं हो पाई, ठीक है, समय की वजह से, और इसे अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया। और जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कसिनोज हैं,
कैसीनोज है और हॉर्स रेसिंग है। हॉर्स रेसिंग इस पे भी बात होने वाली थी, इस पे भी चर्चा होने वाली थी कि इनमें एक टैक्स किस स्लैब में रखा जाए, क्या रखा जाए। तो इसको भी नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाल दिया गया समय के अभाव को देखते हुए, ठीक है। और जो मेन एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया कि एसयूवी जो हम गाड़ियाँ देखते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ठीक है। तो इनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनकी जो एक डेफिनेशन दी गई, यानी कि अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ज़्यादा की इंजन रखती है तो वो एसयूवी कैटेगरी में आएगी। साथ ही साथ और अगर उसकी 4000 मिलीमीटर, अगर उसकी लेंथ 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो भी एसयूवी के अंडर में आएगी, ठीक है। और जो रोड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस अगर 170 मिलीमीटर या 170 से अधिक है तो उस पे भी आपकी एसयूवी आएगी। तो इस पे जो सेस लगना था, जो इसके एसेसरीज हैं, यानी कि जो एसेसरीज है, पार्ट्स हैं, उस पे सेस जो लगना है वो 22% है, ठीक है। यानी कि सेस और टैक्स में अंतर होता है, सेस और टैक्स, सेस और सरचार्ज होता है, ठीक है। तो सेस इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी सेस टेम्पररी फॉर्म में होता है कि मान लीजिए कि अगर मुझे सफाई करानी है, अगर सफाई अभियान में मुझे पैसा कमी पड़ रही है तो हम किसी भी कमोडिटी पे या सर्विसेज पे या गुड्स पे हम सेस लगा देंगे, इस वजह से इस नाम को देते हुए कि हाँ ये सफाई के लिए लिया जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि 5 रुपये सेस ले रहे हैं तो वो 5 रुपये कहाँ जाएगा, तो वो सफाई अभियान में जाएगा, ठीक है। तो ये सेस होता है। सरचार्ज ये होता है कि अगर किसी टैक्स के ऊपर टैक्स लगा जाए, ठीक है, अगर ये सेस है, सेस के ऊपर हम अगर फिर से इस पे टैक्स लगा दें तो वो सरचार्ज कहलाता है, ठीक है। तो इस पे बात होनी थी, ये एसयूवी की डेफिनेशन दी गई और जो सेस है वो 22% कर दिया गया है, यानी कि जो भी एसेसरीज है, एसयूवी हैं। और एमयूवीज पर भी बात की गई है कि कुछ स्टेटों ने ऐसा कहा है, कुछ राज्यों ने ऐसा कहा है कि हमें एमयूवी की भी डेफिनेशन चाहिए और मुझे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, यानी कि इससे बड़ी होंगी, बहरहाल इससे बड़ी होंगी। देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या डेफिनेशन देती है और क्या कहती है इस बारे में, ठीक है। तो ये थी पहली खबर, उससे रिलेटेड ये था, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी। खैर चलते हैं अगली खबर पे। ESZ सर्वे, ESZ यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ठीक है। और एक होता है SEZ, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स से, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे। और ये जो होता है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक। तो जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन का जो सर्वे हुआ है, अभी केरला में क्या हो रहा है कि जून से प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? क्योंकि जो केरला है, जैसे कि ये केरला है, यहाँ पड़ता है केरला, तो ये क्या आता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, तो ये केरला आता है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में आने के कारण यहाँ पे पाया जाता है जंगल, और वो जंगल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे केरला में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीनरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जाता है, जैसे ग्रीनरी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो 25 जंगल है, एक तरह से वहाँ की सरकार ने 25 जंगल डेजिग्नेट कर रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जून में कहा कि आप ESZ कराइए, यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की सर्वे कराइए। और उस सर्वे के दौरान उन्होंने कहा था कि मान लीजिए ये कोई नेशनल पार्क है, तो जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, इन्वायरमेंट एक्ट के तहत,
वो 1986 में आई थिंक आया था, 1986 में आया था। उसके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो नेशनल पार्क की या फिर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन की डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो नेशनल पार्क है इसके 10 किलोमीटर के एरिया में, मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर का एरिया है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होगा। ठीक है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होगा और इसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी अनलेस एंड अनटिल वो की सरकार उसको परमिशन देती है। ठीक है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड वर्क्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें अगर रेस्ट्रिक्टेड वर्क है और सरकार से परमिशन लेके भी होता है, इसमें काम होते हैं, तो कॉमर्शियली ये वायबल नहीं है, यानी कि कॉमर्शियल इसमें एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये होता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। तो जो केरला में हुआ है वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वहाँ की पार्टी है, तो वो अपोज कर रही है। क्यों? क्योंकि केरला ने क्या किया है, केरला ने क्या किया है कि मान लीजिए कि ये नेशनल पार्क है कोई, तो यहाँ के 1 किलोमीटर के रेडियस तक, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया तक वो बनाने जा रही है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन बनाने जा रही है। और बफर जोन और ये इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम होते हैं। ठीक है, तो बफर जोन में ये कहना है उनका, वहाँ के प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है, कह रहे हैं कि जो सरकार आई थी, जो सरकार की तरफ से कमेटी आई थी, वो यहाँ पे देखी नहीं कि यहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, यहाँ पे कई हाउस होल्ड्स हैं, गाँव हैं, और कुछ तो कुछ शहर भी टाइप के हैं जो टाउन होते हैं, तो वो भी हैं। फिर भी सरकार ने, ये सरकार ऐसे कैसे कर सकती है कि ये हम इसको बफर जोन कर दें, ये हमारा घर है, बचपन से हम बहुत सालों से रह रहे हैं, फिर भी ये बफर जोन कैसे डिक्लेयर कर सकती है बिना हमारे देखे या ग्राउंड रियलिटी को देखे। ये एक एरियल व्यू पे किया गया है। ठीक है, ये एक एरियल व्यू पे मैप में लिया, ऐसे मैप में, और ऐसे खींच दिया कि हाँ इतना 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये बफर जोन हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सच में यहाँ पे लोग नहीं हैं या लोग रहते हैं। तो इस मामले में वहाँ के जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो प्रोटेस्ट कर रही है और गांव वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कि ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तो 1 किलोमीटर की बात पे वो भड़क रहे हैं, 1 किलोमीटर पे, पर जो गाइडलाइंस है नेशनल इन्वायरमेंट एक्ट के तहत, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के तहत जो गाइडलाइंस है वो 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, 10 किलोमीटर तक का हो सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर की बात की जा रही है। फिर भी यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका कहना ये। ठीक, तो ये थी दूसरी खबर आज की। ठीक है, दूसरी खबर ये थी। और तीसरी खबर देखते हैं क्या। तीसरी खबर, अगेन कोविड इज इन द न्यूज। तो जो कोविड लिंक डेथ्स सर्ज इन बीजिंग आफ्टर वायरस रूल्स ईज्ड। अभी क्या हुआ था कि जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने ले आई थी, चाइना ले आया था जीरो कोविड पॉलिसी। इसके तहत ये था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है और कोई भी काम नहीं होगा। तो जो लोग थे वहाँ के बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, जो लोग थे वहाँ पे बहुत परेशान थे, तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग आ गए थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी सी ढील दे देते हैं, जो भी काम है रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम थोड़ी सी ढील दे देते हैं और आप अपने काम कर सकते हैं। तो जैसे ही सरकार ने थोड़ी सी ढील दी तो वहाँ पे जो कोविड के केसेस थे वो बढ़ने लगे और जो कोविड लिंक डेथ्स थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, तो उनका कहना यह है, सरकार का कहना यह है कि जो सरकार थी वो इस सिम्टोमेटिक जो केसेस थे उनको डिस्क्लोज नहीं कर रही थी। एसिम्प्टोमेटिक केसेस मतलब कि मान लीजिए कि इसको लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इसे कोविड है, पर ये चेक नहीं करा रहा है कि यार ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चेक नहीं करा रहा है। तो ये सारे जो केसेस थे वो मास टेस्ट को बंद कर दिया, मतलब कि बहुत सारे टेस्ट करना चाइना ने बंद कर दिया, ये कहते हुए कि हाँ कम हो गए हैं, जीरो कोविड पॉलिसी को नहीं लागू करना है, लोग ऐसे भड़क रहे हैं। तो इस वजह से
शायद डेथ्स बढ़ रही हैं और ये डेथ बढ़ती जा रही है। खैर, देखना यह है कि चाइना फिर से क्या करता है और क्या होता है आगे, और ये बीजिंग में हो रहा है। ठीक है, खैर, आप सुरक्षित रहें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाँ, अगली खबर है ब्रेस्ट कैंसर। गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि वुमेन्स में होता है, कॉमन इन वुमेन, तो सरकार ने ये कहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है अभी नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी के केस पे नहीं आया है। मतलब कि ये एक नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी, मतलब कि अगर सरकार इसे चाहे तो इसे नेशनल इशू या फिर नेशनल तरीके से उतनी डेथ्स या उतने रिपोर्ट्स केसेस नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से ये कोई स्टेप लें। और तो सरकार का कहना ये है। तो एक पीआईएल जिसने डाली थी उनकी डेथ हो गई इसी साल जनवरी में। तो उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है, उनको क्या था? ब्रेस्ट कैंसर था। तो उनका कहना ये था कि मेरी तनख्वाह और मेरे पति की तनख्वाह मिलाकर 74,000 रुपये है मेरे पास, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर के जो ड्रग आता है उसका नाम है रिबोक्लिप। इसकी कीमत है करीब 58,000 रुपये। ठीक है, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, सरकार इसको कंपलसरी लाइसेंस दे, सरकार इस ड्रग को कंपलसरी लाइसेंस दे जिसकी वजह से ये सबको मिल जाए। तो सरकार ने रिव्यू किया, कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सरकार ने रिव्यू किया तो सरकार ने कहा कि नहीं, अभी ये केसेस उतने ज़्यादा नहीं है या फिर हम ये वायबल है, सबके लिए ठीक है। तो देखते हैं। तो आईसीएमआर की रिपोर्ट है कि 100.5 मतलब कि 1 लाख लोगों में 100.5 डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, मतलब कि 1 लाख लोगों को अगर हो रहा है तो ये डायग्नोस्ड हो जा रहा है। ये डायग्नोस्ड हो जा रहा है, मतलब कि ये ठीक हो जा रहे हैं। 1,000 लोगों में ये ठीक हो जा रहे हैं 100 लोग। ठीक है, उसके बाद जो डायग्नोस्ड की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि लोग ठीक हो रहे हैं और ज़्यादा वो फैटल नहीं है। पर हाँ, जिस रेशियो से बढ़ रहा है और जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डेथ्स हैं वो जेन्युइन है, वो कंसर्न है, एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। तो डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 23 लाख वुमेन डायग्नोस्ड हुई हैं वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर से, और 6,85,000 औरतें मरी हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ठीक है, तो जो पिटीशन जिसने पीआईएल डाली थी, तो सरकार ने कहा था कि इसको जिस ड्रग को रिबोक्लिप को क्या दिया जाए, एक कंपलसरी लाइसेंस दिया जाए। अभी क्या है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई जो है वो किसी भी ड्रग को या फिर किसी भी दवाई को कंपलसरी लाइसेंस तभी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो तभी देते हैं दोनों मिलके कि मान लीजिए कि अगर ये फैटल है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है ये ड्रग, ज़्यादा लोग नहीं एक्सेस हैं इसके, तब इसको कंपलसरी लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो बनाने वाली कंपनी है वो कम दामों में बेचती है और इससे सरकार सबको प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अभी वैक्सीन थी, तो वैक्सीन एक बहुत ज़रूरी थी नेशनल लेवल पे, कोविड था, तो कोविड एक नेशनल अर्जेंसी थी। फिर तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये अभी हमने रिव्यू किया है, इस पे कुछ नहीं है, अभी ब्रेस्ट कैंसर उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम रिबोक्लिप को क्या कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम नहीं दे रहे हैं, कंपलसरी लाइसेंस हम नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये सरकार का कहना था। तो अगली खबर पे अब चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली खबर पे चलते हैं। ये है एर्डोगान सेज ही हैज नो रोल इन द कन्विक्शन ऑफ इस्तांबुल मेयर एक्रम इमानोग्लू।
जो इस्तांबुल टर्की में है, और ये एक ऐसा सिटी है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में है, ठीक है। और जो टर्की है, टर्की टर्की वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो एशिया और यूरोप में दोनों है। टर्की को बोला जाता है सिक चाइल्ड ऑफ यूरोप, मतलब कि यूरोप में इतना डेवलपमेंट है, ठीक है। सारे यूरोप में अगर देखा जाए तो बहुत सारा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बट टर्की में ऐसा नहीं है। टर्की ऐसे मिला जुला, थोड़ा सा अगर वेस्टर्न पार्ट में देखें जो यूरोप से ज़्यादा कनेक्टेड है, वो थोड़ा सा डेवलप है, उसमें थोड़े से अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। बट अगर हम इधर एशिया की तरफ में देखें तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है सिक चाइल्ड ऑफ यूरोप, ठीक है। और टर्की की कैपिटल, जैसे मैंने G20 की ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि इसकी कैपिटल है अंकारा। इसकी कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, इसकी कैपिटल है अंकारा। खैर, हुआ क्या कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये भाई साहब हैं एर्डोगान है, एर्डोगान है, ठीक। और जो इस्तांबुल के मेयर हैं, इस्तांबुल के, खैर वो मेयर थे, इस्तांबुल के जो मेयर थे उनका नाम था इमामोग्लू, ठीक है। तो भाई साहब इनको जेल हो गई 2 साल 7 महीने, 2 साल 7 महीने ये जेल में रहे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये 2019 में गिरफ्तार हो गए थे और मेयर का इलेक्शन था तो गिरफ्तार हो गए थे। और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इनको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि जो आने वाला इलेक्शंस है, आने वाला 2023 में इलेक्शन है, ये जिस पार्टी से थे उसमें अलाइड पार्टी बन रही थी, यानी कि जो अपोजिशन था वो कोलिशन बना रहा था, जिसमें एक सिंगल कैंडिडेट होना था, वो थे इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू, सॉरी। तो इनका कहना है कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उन्होंने पब्लिक प्लेस पे गाली दी थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई और वो डेथ कर गए, मतलब कि उनको कन्विक्टेड किया गया और उनको सजा दी गई। तो इनका कहना है साफ मना करना है। पर हाँ, इससे डिप्लोमेसी ये खराब हुई है कि जो भी प्रेसिडेंट हैं ये साहब, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जो भी इनके विरुद्ध आ रहा है, जिन अपोजिशन में आ रहा है, वो इनको मरवा दे रहे हैं, ठीक है। और वो काबिल दावेदार थे, ये जो मेयर थे इनके, इस्तांबुल के जो मेयर थे, वो काबिल दावेदार थे अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। तो इनका कहना है कि नहीं, यूएस ने इनफैक्ट कहा है, इसमें इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम हमें देनी चाहिए। और इनफैक्ट आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो आपको ये देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो इनका साफ मना करना, नहीं नहीं जी, हमने नहीं किया है कुछ, और मुझसे कोई रोल नहीं है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कह सकते हैं, या फिर तो फोमो स्ट्राइक्स उल्फा। उल्फा की पहले मीनिंग देते हैं। उल्फा का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट। ये बना था 1979 में, ठीक है। तो जब आसाम का हमने वो किया था, मर्ज किया था अपने टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में, तो जब आसाम का मर्जर हुआ था तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, हमें नहीं होना है। पर रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम इंदिरा गांधी जी ने कराया था। तो रेफरेंडम होने के बाद वहाँ पे लोगों का कहना था कि हाँ, हमें इंडिया में शामिल होना है, ठीक है। तो इंडिया में मर्ज हो गए वो। उसके बाद जो उल्फा बनी, वो लोग थे, उन्होंने बनाया कि वो असम को अलग रखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रखना चाहते, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना के और इंडियन आर्मी के खिलाफ और जो भी वहाँ की पुलिस है उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। तो इस वजह से ये फोमो बना, उल्फा बना। तो ये जो लड़के दिख रहे हैं, ये लड़के उल्फा ज्वाइन किए, ठीक। ऑनलाइन देख के, ऑनलाइन इनको फेसबुक से इन्हें बरगला कर और इन्हें उल्फा ज्वाइन करा दिया गया, ठीक है।
तो उल्फा ज्वाइन करने के बाद ये क्रॉस बॉर्डर करके म्यांमार जाते हैं। म्यांमार जाते हैं। म्यांमार में क्या करते हैं, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। म्यांमार में इनकी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग करके फिर आते हैं यहाँ पे आसाम में, और इनको एक तरह से कह सकते हैं कि अलगाववाद को बढ़ावा देना। ये अलगाववादी हैं, जो चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, सेपरेटिस्ट। तो ये आगे कह रहे हैं, भाग के आगे उल्फा छोड़ के आगे कह रहे हैं कि हम जिस काम से गए थे वो काम वहाँ पे नहीं दिया गया। मान लीजिए कि ये ऑनलाइन गए थे, मतलब कि फेसबुक से कनेक्टेड होके गए थे, फेसबुक से इन्हें हायर किया गया था, बट जाने के बाद इनके फ़ोन छीन लिए गए, फ़ोन रख लिए गए और जंगल में इन्हें छोड़ दिया गया, ट्रेनिंग कराई गई, और उसके बाद आने के बाद इन्हें फ़ोन नहीं दिया जा रहा है। तो इनको एक तरह से बांध के रखा जा रहा है, इनको आज़ादी नहीं मिल रही है, ये कहना है इनका। और इनका ये भी कहना है कि जिस पर्पज से उल्फा बना था, जिस पर्पज से लिबरेशन ये फ्रंट बना था, वो पर्पज को अच्छे तरह से निभा नहीं पा रहा है, वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जा रहा है। और जो लड़के इसमें जा रहे हैं, इन द केस ऑफ मॉनेटरी, उनको कि कोई फाइनेंशियल नीड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे मिलेंगे, तो ऐसा वहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो भाग के आ जा रहे हैं। तो जो ऑल टाउन है, मैं दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। एक जगह है मार्गरीटा, ऐसे पिज्ज़ा नहीं, मार्गरीटा। ये क्या है, कोल टाउन है आसाम का, कोल टाउन है आसाम का। यहाँ से भी हायर कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, जो उल्फा है यहाँ से भी हायर कर रहा है। और एक जगह है दिग्बोई, काफ़ी पॉपुलर जगह है क्या, कि क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, ये ऑयल टाउन कहलाता है, ऑयल टाउन ऑफ। तो दिग्बोई जो है यहाँ पे सबसे बड़ी रिफाइनरी है। खैर अब तो गुजरात में हो गई है, पर गुजरात से पहले यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी थी, ऑयल टाउन था, ऑयल रिफाइनरी थी आसाम में। तो ये बात है। तो बस ये था फोमो स्ट्राइक्स उल्फा यूथ। तो लड़के भाग के आ रहे हैं और इनका कहना है कि जो लिबरेशन है फ्रंट है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे पहले बना था। ठीक, चलते हैं अगली खबर पे। हाँ, जो आयरलैंड के पीएम है वो बनेंगे लियो वराडकर। लियो वराडकर, लियो वराडकर, इनका इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है। तो इनकी जो पार्टी है आयरलैंड में, इनकी पार्टी, मान लीजिए कि इनकी पार्टी है वराडकर, आई हो डेल वराडकर, सॉरी वराडकर पार्टी है। तो इनके साथ एक और पार्टी का कोलिशन था। तो उसके पहले जो कोलिशन थे, तो इनके बीच, कोलिशन पार्टी के बीच ये एक समझौता हुआ था कि 2.5 साल आप पीएम रहेंगे और 2.5 साल इस पार्टी का पीएम रहेगा। तो 2.5 साल हो गए इनके पूरे। तो इस पार्टी के मेंबर थे माइकल जी। इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो माइकल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कल, और 2.5 साल इनके हो गए। तो वाडकर साहब क्या बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे। ठीक है, तो जो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो वराडकर बनेंगे। इनका ओरिजिन इंडिया में है, इनके पिताजी एक इंडियन थे और इनकी माताजी इंडियन थे और ये गे थे। ठीक है, और इनकी माताजी आयरलैंड की थी, आयरिश थी, और इन्होंने जाके वहीं पे सेटल हो गए, उन्होंने पार्टी बनाई और वो अब रूल कर रही है। तो ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट खबर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई टॉपिक या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ तो आप कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।